प्यारे बच्चों, आप सभी को नवदीप सर की तरफ से नमस्कार। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपकी तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो मुख्यमंत्री अणुप्रीति योजना है उसके बारे में कुछ बताइए आप। ठीक है, अभी ये किसके लिए है, किस प्रकार से काम करती है, कौन कौन इसका लाभ ले सकता है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप सभी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है अपने उसी मुख्यमंत्री अणुप्रीति योजना के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। और मतलब क्या कुछ है इसके अंदर, क्या कुछ क्राइटेरिया है और कौन कौन इसका लाभ ले सकता है, वो सारी चीज़ें अपने इसमें आज देखेंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो सामने आपके राजस्थान सरकार की तरफ से ये क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका, जो मुख्यमंत्री अणुप्रीति योजना है इसका। तो इसमें अपने देखेंगे, देखो कि अणुप्रीति कोचिंग योजना है। सबसे पहले कि ये वाली जो मुख्यमंत्री की योजना है इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग करते हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी आती है, या फिर आप इसमें जो मान लो आईआईटी की तैयारी करते हो या फिर नीट की तैयारी करते हो, या जितने एग्ज़ाम हैं अदर जो आरपीएससी लेती है, या फिर आपके पास कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उन सब की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। समझ आई बात? तो इन सब एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सहायता प्रदान करने के लिए ये वाली योजना है वो स्टार्ट की गई है। तो अब देखो इसमें क्या कुछ है कि यहाँ पर विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट ढंग से तैयारी कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और ये सारे विभागों ने मिलकर क्या है मुख्यमंत्री अणुप्रीति कोचिंग योजना 2021-22 से जो शुरू करने का प्लानिंग की है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें योजना में लाभ कौन कौन ले सकता है, तो वो देखते हैं अपने जो लाभ ले सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स। तो पहला जो पॉइंट है वो सभी के लिए है कि इस योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी का मतलब है यहाँ पर अल्पसंख्यक में जो आती है। ठीक है, अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस मतलब कि ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये वाली योजना नहीं है। और जनरल कैटेगरी में आपको पता है जनरल कैटेगरी की ही कौन सी बनाई गई है, ईडब्ल्यूएस बनाया गया है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मतलब कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है वो इसका लाभ ले सकता है। और वो सभी छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। मतलब कि जिनकी क्या है, वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वो पात्र होंगे। और प्रतिवर्ष से कम हो, या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। अब ये क्या होता है, आप पूछोगे कि सर पे मैट्रिक्स का जो वेतन है ये क्या, ये आप जिसके गवर्नमेंट सर्विस में है, जिसके माता पिता गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनके लिए ये, ठीक है। तो वो अपने पापा से पूछ सकते हैं कि जो आपको सैलरी मिल रही है वो कौन से लेवल के अंतर्गत मिल रही है। अलग अलग लेवल होते हैं सैलरी के भी, ठीक है, लेवल 11, 12, 13, 14। तो इस प्रकार से वो पूछ सकते हैं लेवल 11 तक का, लेवल 11 या इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, फिर क्या है वो योजना का लाभ ले सकता है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो योजना का लाभ नहीं ले सकता। अब यहाँ पर जो सबसे मेन है कि जो सरकार है वो कितनी राशि व्यय करेगी, ये इस जो ये वाली सारणी दे रखी है इसमें दे रखा है कि सरकार आप पर कितना खर्च करेगी। ठीक है, और कोचिंग की अवधि और छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है। देखो यहाँ पर ये दे रखा है परीक्षा, फिर उसके बाद राशि है, फिर अवधि और फिर न्यूनतम योग्यता है। और यहाँ पर आपके पास कैटेगरी वाइज ये क्या है, जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी मतलब संख्या दी हुई है, मतलब जो इस योजना से क्या है लाभ ले सकते हैं। इतने स्टूडेंट आपको एससी से, इतने एसटी से, ओबीसी से, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर्स से। तो सबसे पहले नंबर पर जो यहाँ पर आता है एग्जाम, वो आता है यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, पहले नंबर पर यूपीएससी मतलब कि जो आईएएस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आईएएस में अब यहाँ पर जो राशि है मतलब कि वो आपको 75,000 मिलेगी अगर आप किसी प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेते हैं। और अगर आप अन्य संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, साल के लिए, एक साल इसकी अवधि होगी दोनों में ही। और इसमें जो योग्यता है
वो योग्यता क्या होनी चाहिए कि स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत व कक्षा 12 में 70% अंक। मतलब कि स्नातक मतलब यहाँ पर जो बीए बीएससी कर रहे हैं बच्चे, वो लास्ट 2 सालों में होनी चाहिए। आपको पता है 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल। तो जो बच्चा है वो सेकंड ईयर या फाइनल में होना चाहिए, क्योंकि तभी वो एलिजिबल होता है। और दूसरा जो कंडीशन है वो है 70% से अंक प्राप्त होने चाहिए, अगर तो वो क्या है इस प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेना चाहता है। और अगर क्या है अन्य संस्थान में, तो उसमें 60% अंक होने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये प्रतिष्ठित और अन्य संस्थान ये क्या चीजें हैं? ठीक है, तो प्रतिष्ठित और अन्य संस्थान हर एक जो आपके पास पेज है उसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो ये प्रतिष्ठित संस्थान है और अन्य संस्थान है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, आपके पास है प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा। प्रतिष्ठित संस्थान किसको बोल लेंगे, सरकार किसको प्रतिष्ठित संस्थान मानेगी कि देखो सबसे पहले यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्षों में इन परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। मतलब कि जो मान लो आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपको आईएएस की तैयारी करवाता है। ठीक है, आईएएस की तैयारी करवाता है, तो वो क्या देखेंगे कि जैसे उन्होंने उनका 5 साल का रिजल्ट देखेगी सरकार। 5 साल में से अगर उन्होंने 3 साल, कम से कम कितने, 3 साल, 3 साल जो टॉप के 300 रैंक होते हैं, 300 रैंक हैं जो टॉप के, उसमें 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन उनका हो। मतलब 300 से कम कम लग कितने स्टूडेंट की रैंक हो, 3 स्टूडेंट की रैंक हो। 3 साल, कोई भी 3 साल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि 2015 से लेके और 2020 तक कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसके 2016 में, 18 में और 20 में इस यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक क्या है, 3 स्टूडेंट की 300 से कम आए, यहाँ पर 4 के आए, यहाँ पर 5 के आए, तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट होगा इसको क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठित संस्थान कहा जाएगा इसको। ठीक है, ये मतलब है प्रतिष्ठित का। अब आरपीएससी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो टीचर के एग्जाम लेती है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड आरएएस, तो उसमें क्या है कि जिन्होंने 3 वर्षों में से कम 2 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में, मतलब जो आरपीएससी के लिए शर्त है यहाँ पर दूसरी, आरपीएससी क्या होना चाहिए, 3 साल में से 2 साल, पिछले 3 साल में से 2 साल में जो टॉप 100 रैंक होते हैं, 100 रैंक में कितने होने चाहिए उनके, कम से कम 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए 100 से कम रैंक वालों के लिए। समझ आई बात। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है आपको भी जो टॉप 100 रैंक है। अब इंजीनियरिंग और मेडिकल जो, जैसे मान लो आप कोटा वगैरह जाते हो या और कहीं तैयारी करते हो, तो वहां पर क्या होना चाहिए कि कम से कम 8 वर्षों में से 5, अब देखो यहाँ पर टोटल साल तो 8 हो गए, उसमें से 5 सालों में 100 से प्रथम 100 स्थानों में प्राप्त करने वाले कम से कम कितने हो, 5 स्टूडेंट हो भी, जो उनका रैंक हो वो 100 से कम कितने स्टूडेंट का हो, 5 साल का। 8 में से पिछले 5 सालों का रिजल्ट उनका चेक किया जाएगा, उन्होंने टॉप जो 100 रैंक है, ठीक है, उस टॉप 100 रैंक में कितने बच्चे उनके आए हैं, तो वो कम से कम 5 या इससे ज्यादा होने चाहिए। फिर क्लैट परीक्षा होती है एक, और उसके लिए क्या होना चाहिए, 8 में से 5 सालों में से वही 100 में से 5 जो ऊपर इंजीनियरिंग वाला है। फिर यहाँ पर है ये तो चलो आगे आपके आएगा। तो अब इसके अलावा जितने भी संस्थान होंगे उसको यहाँ पर बोला गया है अन्य संस्थान। ठीक है, क्या कहा गया उन्हें, अन्य संस्थान यहाँ पर बोला गया। तो प्रतिष्ठित संस्थान आप समझ ही गए हो, जैसे मान लो दृष्टि आईएएस है, जो आईएएस की तैयारी करवाता है दिल्ली, तो वो एक प्रतिष्ठित संस्थान ही है, वहां से टॉपर निकलती है हर एक बार। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, जो आरएएस का पेपर है, तो आरएएस के पेपर की अगर आप तैयारी करते हो तो इसमें आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप अन्य इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो वहाँ 40। अब ऐसे नहीं है, अभी अगर मान लो आपके इंस्टीट्यूट की 80,000 फीस है, तो आप कहोगे कि सरकार हमें 80,000 दे, नहीं, इसमें आपको 80 में से 50 मिलेंगे, 30,000 जो रुपए हैं वो आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो सीट है ये देख लो, एससी की 80 है, एसटी की 60 है, ओबीसी की 105 है, एमबीसी की 25 है, ईडब्ल्यूएस की 50 और अदर 180 है। टोटल 500 स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके फार्म कब आएंगे, तो फार्म यहाँ पर कह रखा है कि जब भी ये भर्ती आएगी, ठीक है,
उस भर्ती के आने के 3 माह के अंदर अंदर ये वाले जो फॉर्म है भरे जाएंगे, क्योंकि भर्ती आने पर ही कोचिंग स्टार्ट होती है। भर्ती आने पर ही क्या होती है, कोचिंग स्टार्ट होती है। तो जब भी भर्ती आएगी साथ के साथ ये फॉर्म आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो तब आपको क्या है कि जो ये वाला लाभ है ये दिया जाएगा। अब इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा वो आगे अपने आएगा, उससे पहले आप अलग अलग पेपरों के लिए देख लो भी क्या कुछ दे रखा है। अब जो आरपीएससी में मतलब कि जो सब इंस्पेक्टर होता है 3600 पे ग्रेड और लेवल 10 से ऊपर, तो ये एसआई के पेपर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये मिलेंगे, 6 माह इसकी अवधि होगी। मतलब कि आपको ऐसे नहीं कि 6 माह तक 20-20 हजार मिलेंगे। ठीक है, कम से कम 6 माह अगर आप कोचिंग करते हो तो आपको ये वाली राशि मिलेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है स्नातक और स्नातकोत्तर सॉरी स्नातक के अंतिम 2 साल मतलब सेकंड ईयर और फाइनल वाले बच्चों को, और कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। टोटल 800 छात्रों को मिलेगी। जब भी एसआई का पेपर आएगा तो एसआई के पेपर के आने पर आपसे फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है, प्रोसेस इसकी होगी, फॉर्म भरवाया जाएगा आपसे, फिर उस फॉर्म के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और आपको ये स्कॉलरशिप तभी मिलेगी अगर आप क्या करते हो, किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हो। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको बता दूंगा क्या कुछ चाहिए है इसमें, या नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बता दूंगा आपको। एक बार आज तो अपने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर रीट की जो परीक्षा होती है, रीट का जो पेपर होता है, रीट पेपर के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे, 4 माह तैयारी। और बीएड एसटीसी आपकी की होनी चाहिए, बीएड या बीएसटीसी, और 12वीं में 50% अंक। और टोटल राजस्थान में से 1500 स्टूडेंट इसका लाभ ले सकते हैं। और ये कैटेगरी वाइज दे रखे हैं कि कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट थे। अब है आरएसएसबी। ठीक है, जो आरएसएसबी है पेपर लेती है, ये क्या है, पटवारी कनिष्ठ सहायक जो एलडीसी का पेपर होता है। ठीक है, और ये एलडीसी का पेपर 12th लेवल पर ही होता है। और आप 12वीं वाले बच्चों के लिए ये वाला जो पेपर है बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट पेपर है। और इसमें क्या है, वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर और पूर्व की पे ग्रेड 3600 पे लेवल। अब ये पे लेवल वाले आप चक्कर में मत उलझना, ये अपने पापा से पूछ लेना, जिसके पापा गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो उसके उनके पापा को सब कुछ पे का पता होता है। तो आप उनसे डिस्कस करना कि पापा आपकी जो पे है वो इस लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो फिर आप उनसे, तो इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे 4 माह। और ये इसकी क्या है, ये आपकी 12वीं होनी चाहिए, RSCIT होनी चाहिए कंप्यूटर का, या फिर ऑल लेवल का कोर्स होना चाहिए, और 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। और 1200 स्टूडेंट्स को ये वाली राशि मिलेगी। अब मान लो वैकेंसी तो आ गई 10,000, ऐसे नहीं भी 10,000 में से 10,000 स्टूडेंट को मिलेगी, 1200 स्टूडेंट ऑल राजस्थान लेवल से इसमें क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आता है कांस्टेबल परीक्षा। कांस्टेबल, तो इसमें भी 10,000, 4 माह, 10वीं में 50% अंक और टोटल 800 जनों की राशि मिलेगी। 10वीं, क्योंकि कांस्टेबल जो परीक्षा होती है वो 10th लेवल की होती है। 10वीं लेवल का ये क्या होता है, पेपर होता है कांस्टेबल का। फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तो या मेडिकल, मतलब कि जो आप कहते हो आईआईटी और नीट, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे। अब इसमें जो राजस्थान में क्या होगा, टोटल 4,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा इसमें। ठीक है, और प्रतिष्ठित संस्थान में आपको 70,000 रुपये मिलेंगे। अब उसकी फीस चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन उसमें से 70,000 आपको मिलेंगे 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए, कक्षा 11 और 12 में। ठीक है, और 10वीं में आपके 70% अंक मिनिमम होने चाहिए, 70 या 70 से ऊपर, और इतने इतने बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे। समझ आई बात। अब नेक्स्ट है अन्य देखो, ये चीज ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर इन्होंने प्रतिवर्ष लिख रखा है। ये बात ये है कि अगर आप 11th क्लास में फॉर्म भरते हो तो तब भी आप 70,000 रुपये ले सकते हो 1 साल का। और 12th क्लास, मतलब कि कई बच्चे क्या होते हैं 11th क्लास में अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी लाभ ले सकते हैं इसका, और 12th वाले भी लाभ ले सकते हैं। जैसे ऊपर आपने देखा था कि जो बीए बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट है, सेकंड ईयर वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, कि मान लो बीए में आप सेकंड ईयर में आपने कोचिंग की और आपने अनुवृत्ति योजना का फॉर्म भर दिया। ठीक है, फिर लाभ ले ले सकते हैं आप इसका। और फिर बीए फाइनल में भी वो वैकेंसी आ गई, मान लो बीए फाइनल में हो, तब भी आपने उसी कोई और वैकेंसी है या वही वैकेंसी है, उसकी फिर से कोचिंग की, तो आपको ये लाभ दोबारा मिल सकता है। समझ आई बात।
तो इसमें एक नेगेटिव चीज़ मेरे को ये लगी कि जो बच्चों के हाईएस्ट परसेंटेज है, ठीक है, वो ही लाभ ले सकते हैं इसका। लो परसेंटेज वाले बच्चों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप मान के चलो कि जिस बच्चे के लगभग 90 प्लस परसेंटेज हैं, वो बच्चा ही ज़्यादातर इसका लाभ ले सकता है। तो अब इंजीनियरिंग जो जैसे मान लो आप कोई प्रतिष्ठित, मतलब कि जिसमें 8 सालों में से 5 साल में 5 बच्चों से ऊपर क्या हो, टॉप 100 रैंक में आए हो, वो प्रतिष्ठित संस्थान माने जाएंगे। और सरकार एनालिसिस करती रहेगी इसका, प्रतिष्ठित संस्थान का। कोई जो इंस्टीट्यूट है वो प्रतिष्ठित संस्थान रह भी सकता है और उससे बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कक्षा 10 में 60% अंक चाहिए, जो अन्य संस्थान है इसके लिए। तो ये है। तो अब नेक्स्ट है क्लैट परीक्षा। क्लैट में तो इतने स्टूडेंट जाते नहीं है, 1000 बच्चों को मिलेगी। और यहाँ पर आगे जो दे रखा है इन्होंने कि परीक्षा की मेरिट, ये सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ तो क्या है कि परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं अथवा 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी जो आपके 12th क्लास में जितने नंबर आए हैं, या तो उस 12th के या 10th के, जो यहाँ पर लिख रखे हैं, 12th और 10th के आधार पर क्या होगी, आपकी मेरिट यहाँ पर बनेगी। और मेरिट के लिए यहाँ पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि आरबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सीधा सीधा फायदा आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को होगा, क्योंकि देखो मान लो एक आरबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट और एक सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, दोनों के ही 90% नंबर है। तो अब कहते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, इसके जो 90% है, इसको 0.9 से गुणा किया जाएगा, तो ये 81, तो इसके 81% नंबर ही माने जाएंगे। ठीक है, और जो आरबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट होगा, उसके 90% नंबर माने जाएंगे, मतलब कि 9% का डिफरेंस हो गया सेम नंबर होने पर भी। तो सीधी सी बात ये है कि जो राजस्थान बोर्ड के, आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट, मैं तो ये मानता हूँ कि 95% बेनिफिट उनको ही मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई में तो 99% होंगे, तब उसके लगभग 90% माने जाएंगे नंबर, तो फिर ही वो क्या है, लाभ ले सकता है। अब नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते उन्होंने इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपए की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जाता है कि यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास भोजन की व्यवस्था की जा रही हो। मतलब कि अगर आप कोचिंग करने जा रहे हो, ये आपके लिए फायदे वाली बात है, तो वहां पर आपको 40,000 रुपया आपके रहने का खर्चा दिया जाएगा, एक वर्ष का, एक साल का। तो मतलब योजना बहुत अच्छी है। जैसे मान लो कि आप आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो या नीट की तैयारी करने कोटा जा रहे हो, आपने घर छोड़ा है अपना, तो देखो प्रतिष्ठित संस्थान का वहां पर था कि 70,000 रुपए तो आपको मिलेंगे ही साल के, और प्लस 40,000 रुपए आपके रहन सहन का खर्चा होगा, मतलब कि 1,10,000 रुपए आपके यहाँ पर क्या होंगे, काम में आएंगे, सॉरी आपको मिलेंगी इस योजना के तहत। तो योजना वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन सिलेक्शन करवाना थोड़ा मुश्किल है, तो तभी आपको कहता हूँ मैं कि परसेंटेज, जो बच्चे कहते हैं ना परसेंटेज मायने नहीं रखते, वो ऐसे मायने रखने स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं भी जिंदगी में कहीं भी परसेंटेज आपके काम आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि ये क्या है, ऊपर एसटी वर्ग के छात्रों का योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा और किया जाएगा। जैसे मान लो कि जो एसटी वर्ग के छात्र हैं, उनका अलग से विभाग होता है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, वो इस योजना का जिम्मा संभालेगा, इनके कहने का मतलब है। और एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक विभाग इस योजना का संचालन करेगा। मतलब अलग अलग विभागों को काम सौंप दिया कि आपने ये काम करना है, आपने, मतलब योजना तो एक ही है, लेकिन उसको संभालेंगे अलग अलग विभाग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, भी आप मान लो एससी कैटेगरी है जैसे, मान लो तो उसके 50 स्टूडेंट का जो भी खर्चा है, किसको मिलनी है स्कॉलरशिप और है, वो सारा जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग है, वो सब चीजें इसकी क्या करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण कर
किया जाकर इच्छुक विद्यार्थियों से समय समय पर लक्ष्यानुसार आवेदन पत्रों की मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा करवाई जाएगी। मतलब कि ये विभाग फार्म लेंगे, उसके आधार पर मेरिट का निर्धारण करके, और जिस इंस्टीट्यूट में आप क्या है आप एडमिशन लेना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट का सारा कुछ देखकर, मतलब वो प्रतिष्ठित है या नहीं है, पिछले 5 सालों का सारा एनालिसिस, ये क्या है विभाग ही देखेंगे सब कुछ। और इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होंगे जिससे कुल 50% लाभार्थी छात्र हैं, मतलब कि 50% सीटें यहाँ पर छात्राओं के लिए हैं, गर्ल्स के लिए, और बाकी 50% बॉयज़ के लिए है। ठीक है, 50% छात्रों के लिए है। तो मतलब कि स्टूडेंट्स आप देख लो 50-50 सीटें, जो ऊपर जितनी भी सीटें हैं उसका आधा आधा कर लो, वो सारी क्या होंगी, छात्र और छात्राओं में बढ़ जाएंगी। और विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके। मतलब कि चेक करता रहेगा विभाग कि जो आपके हैं जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या है अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो नेक्स्ट है इसमें कि वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा व तकनीक यानी कि नीट और आईआईटी प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग अल्पसंख्यक, ये सारे विभाग थे, ये क्या थे, नीट आईआईटी के लिए अनुप्रीति योजना वैसे चला रहे थे। ठीक है, पहले से चल रही थी, ये शायद 2012 में चली थी, ये वाली योजना थी जो, तो वो चला रहे थे अभी, लेकिन अब वो योजना वैसे नहीं चलेगी, उसकी जगह पर ये मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना ही संचालित की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग जितने विभाग हैं इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारंभ की जाएगी तथा केवल उन छात्र छात्रों की कोचिंग इन पुरानी कोचिंग योजनाओं के तहत कराई जाएगी जिन्होंने जिसमें या तो कोचिंग प्रारंभ हो चुकी है या कोचिंग प्रारंभ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं। कि अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट है, अब उसने क्या है कि जो पुरानी अनुप्रीति योजना थी जो नीट आईआईटी के लिए, उस पुरानी अनुप्रीति योजना में अपना उसके अकॉर्डिंग उसने एडमिशन ले लिया, उसने फॉर्म वगैरह भर दिया या और है, तो अब ये कहते हैं कि उनका जो एडमिशन है वो उसी हिसाब से और स्कॉलरशिप उसी हिसाब से मिलेगी। अगर मान लो स्टूडेंट ये अपनी कोचिंग प्रारंभ स्टार्ट कर चुका है तो वो अब नई अनुप्रीति योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट है, ये तो चलो कोई बात नहीं, ये आपके काम का नहीं है पॉइंट। तो अब आपके मन में कई क्वेश्चन होंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि सर इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो फॉर्म के बारे में अभी सरकार ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जितनी मैंने सर्च किया है, नेट पर सर्च किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके फॉर्म है वो उन्होंने लिख रखा था कि जब आपके फॉर्म आएंगे या आप एडमिशन लोगे उसके 3 माह के अंदर अंदर फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे मान लो आपका नीट का पेपर है, उसकी डेट पहले ही आ जाती है। ठीक है, उसके फॉर्म भी आपसे भरवा लिए जाते हैं। तो नीट की पेपर की जब डेट आ गई तो उसके बाद सरकार जारी करेगी कि अब आप 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, इस 3 महीने में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के लिए। जैसे मान लो रीट का पेपर आ गया, तो एक पेपर है वो लगभग 1 साल में पूरा होता है। ठीक है, तो जब भी रीट का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद क्या हो जाता है, कोचिंग वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो रीट का पेपर की जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 माह के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए ये वाला जो योजना है, तो ये देखो बीएसटीसी और पीटीईटी कोई जॉब वाली पेपर नहीं है, ये ओनली एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, एडमिशन टेस्ट है और इसके अंतर्गत आपको यानी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऊपर बीएसटीसी या पीटीईटी के बारे में कुछ भी इन्होंने नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इस कारण ये योजना जिन जिन विभागों के लिए थी, मैंने ये वाला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सारा आपको समझाया है यहाँ पर। तो मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज नए तरीके से तैयार किया और हो सकता है वीडियो में कुछ कमी शमी रह गई हो, तो वो आप ज़रूर देखना और मैं कमी शमी आगे से निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई नई नौकरी की इन्फॉर्मेशन या और। तो हमेशा जुड़े रहें नव फिजिक्स बाय नवदीप सर के चैनल के साथ, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे वेरी मच।